नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कैवल एकेडमी पर। दोस्तों, जैसा कि जानते हैं हम आप लोग कि हम जो अपना पीटी वो जो है प्रीलिम टेस्ट के डिस्कशन कर रहे हैं। ये हमारा अब तक हमने इस सीरीज़ में अपना एक टेस्ट पूरा कंप्लीट डिस्कस कर लिया है। ये हमारा जो है इस सीरीज़ का दूसरा टेस्ट है, मतलब टेस्ट नंबर 2 है। यह भी जो है पॉलिटी सेक्शन से ही रिलेटेड है। किसके? तो पॉलिटी से ही संबंधित है यह भी टेस्ट। इसके पहले भी हमने एक टेस्ट लिया था, वह भी पॉलिटी से ही संबंधित था, या राज व्यवस्था जिसे आप लोग कहते हैं, या हम सब जानते हैं राज व्यवस्था। तो मित्रों, जैसा कि पिछला टेस्ट जो है वह काफ़ी डिटेल से डिस्कस किया गया था, जिस कारण से वह टेस्ट जो है काफ़ी लंबा बन गया था और काफ़ी बड़ा बन गया था, या बोल सकते हैं यूँ लंबा या बड़ा बन गया था काफ़ी ज़्यादा ही वह टेस्ट। तो इसमें हम लोग ऐसा नहीं करेंगे, इसमें हम लोग थोड़ा जल्दी से अपने टेस्ट को कवर करेंगे, क्योंकि जो है ज़्यादा बड़े वीडियो जो है आप लोगों के द्वारा देखे भी नहीं जाते हैं और उनको बनाने में मेहनत भी काफ़ी लगती है। हालांकि मेहनत से पीछे नहीं हटा जा सकता, लेकिन जब आप लोग देखेंगे नहीं उसे तो फिर वह बात नहीं रह जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। यह फिलहाल यह टेस्ट डिसाइड करेगा कि हम लोग अपने अगले टेस्ट को कैसे और किस प्रकार से डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, बजट के अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान संविधान में उपबंधित हैं? पहला है कि संसद किसी कर को घटाने या उसमें उत्साधन हेतु उपबंध कर सकती है, परंतु इसमें वृद्धि नहीं कर सकती। दूसरा है कि बजट के अंतर्गत राजस्व लेखों की प्राप्तियों को अन्य प्राप्तियों से पृथक किया जाएगा। तीसरा कथन है कि राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना अनुदान की मांगें प्रस्तुत नहीं की जाएंगी। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर देना है। तो बताइए कौन सा सही है। इसमें सही है आंसर नंबर सी, यानी कि 1 और 3 सही है। ठीक, यह जो है गलत है। बजट के अंतर्गत राजस्व लेखों की प्राप्तियों का अन्य प्राप्तियों से पृथक किया जाएगा, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। ठीक, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो नेक्स्ट हमारा, मंत्रिपरिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कोई मंत्री संसद द्वारा पारित किसी भी अधिनियम के लिए विधिक रूप से उत्तरदायी नहीं होता है। दूसरा कथन है कि राष्ट्रपति केवल प्रधानमंत्री के परामर्श पर ही किसी मंत्री को अपदस्थ कर देता है। तो इसमें से सही आंसर बताना है आपको, नीचे दिए कूट का प्रयोग करके। तो देख लीजिए आप लोग, इसका सही आंसर है आंसर नंबर सी, यानी कि 1 और 2 दोनों सही है। ठीक, कोई मंत्री जो है संसद द्वारा पारित किसी भी अधिनियम के लिए विधिक रूप से उत्तरदायी नहीं होता है। दूसरा, राष्ट्रपति केवल प्रधानमंत्री के आदेश पर ही किसी मंत्री को अपदस्थ कर देता है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें अगर आप लोग कन्फ्यूजन हो, वैसे टाइम लंबा हो जाता है यार। चलिए देखिए, इसमें जो है अगर आप लोगों को कन्फ्यूजन हो रही हो तो मैं बता दूं कि यहाँ जो व्यक्तिगत दायित्व की बात की जा रही, कोई मंत्री जो है संसद द्वारा पारित, संसद अगर कोई विधि पारित करती तो तो ऐसा थोड़ी ना कि उस मंत्री का उसके प्रति व्यक्तिगत दायित्व होगा। कोई व्यक्तिगत दायित्व नहीं भैया, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। ठीक, यहाँ पे देखिए दिया है कि नहीं होता है, ऐसा नहीं कि मैं वहाँ बोल रहा हूँ कोई प्रावधान नहीं। तो आप दिमाग में रख लीजिए कि अरे यार हमने तो पढ़ा था कि जो है सभी मंत्री जो है लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व रखते हैं। ठीक, यहाँ संसद की बात की जा रही, किसकी? तो संसद की बात की जा रही है। ठीक, देखिए यह आवश्यक नहीं है कि किसी सार्वजनिक कार्रवाई के लिए राष्ट्रपति के आदेश को किसी मंत्री द्वारा प्रति हस्ताक्षरित किया जाए। ठीक, इसके अतिरिक्त जो है न्यायालयों को मंत्रियों द्वारा दिए गए परामर्श की प्रति भी जांच के संदर्भ में प्रतिबंधित किया गया। ठीक, मतलब मंत्री जो है राष्ट्रपति को क्या सलाह देते हैं यह भी न्यायालय द्वारा जांच का विषय नहीं होता है। ठीक, सिंपल सा इसके बारे में कह सकते हैं कि विधिक उत्तरदायित्व का कोई प्रावधान ही नहीं है संविधान में। ठीक, विधिक उत्तरदायित्व का कोई प्रावधान ही संविधान में नहीं है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मंत्रिमंडलीय समितियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि इनकी प्रकृति संविधानेतर है। दूसरा, कि किसी भी मंत्रिमंडल समिति की स्थापना या समाप्ति हेतु लोकसभा की स्वीकृति अनिवार्य होती है। बात किसकी हो रही है यहाँ पे? मंत्रिमंडलीय समितियों की। तो चलिए नीचे कूट को देख लीजिए आप लोग। ठीक है, इसका सही आंसर है
आंसर नंबर ए या ऑप्शन ए, केवल ए। ठीक, यहाँ पे देखिए लोकसभा की बात की जाए, जबकि ऐसा नहीं है। मंत्रिमंडल को जो है इसका गठन जो है प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है, जो कि समय समय पर अपनी इच्छा अनुसार या अपनी आवश्यकता अनुसार, इच्छा की जगह जो है आवश्यकता को आप लोग देख सकते हैं, तो यह जो है आवश्यकता अनुसार किया जा सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ये मंत्रिमंडलीय समिति है, दिमाग में रख लीजिए बात, संसदीय समिति नहीं है, जो कंफ्यूज हो रहे होंगे आप लोग बार बार। संसदीय समिति की बात नहीं हो रही यहाँ पे, बात हो रही मंत्रिमंडलीय समिति की। ठीक, मंत्रिमंडलीय समिति की बात हो रही है। अब चलें आगे, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पंचायत के कार्यकाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि प्रत्येक पंचायत का कार्यकाल इसकी प्रथम बैठक से 5 वर्ष की अवधि तक होता है। दूसरा है कि पंचायत को 73वें संविधान संशोधन के तहत निर्धारित प्रक्रिया के आधार पर विघटित किया जा सकता है। तीसरा है समय पूर्व विघटन के पश्चात पुनर्गठित पंचायत केवल शेष अवधि तक बनी रहती है। तो नीचे दिए कूट से चुनकर सही आंसर देना है। देखिए कूट और सही आंसर चुन करके रखिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि केवल 1 और 3। देखिए जो दूसरा ऑप्शन गलत किस लिए है, तो इसका प्रावधान 73वें संविधान संशोधन में नहीं दिया गया किस प्रकार से उसे विघटित किया, उसे जो है उसके विघटन की प्रक्रिया जो है यह जो है राज्य अधिनियमों द्वारा बनाया जाता है। ठीक, राज्य अधिनियमों द्वारा बनाया जाता है। ठीक, मतलब किस प्रकार की प्रक्रिया से इनका पालन किया जा सकता है। बाकी ऊपर के पहले और तीसरे कथन सही है। पंचायत की बैठक को कब से कब तक होती है, तो 1 से जब उसकी प्रथम बैठक होती है उसके बाद 5 वर्ष की अवधि तक उस बैठक की। ठीक है, या नहीं चुनाव खत्म होते ही जो चुन लिया गया, नहीं, जब उसकी प्रथम बैठक होगी तो उसके बाद। ठीक इसी तरीके से लोकसभा के लिए भी होता है। ठीक, और समय पूर्व विघटन के बाद पुनर्गठित पंचायत केवल शेष अवधि तक बनी रहती। इसमें सिर्फ एक कंडीशन है कि यदि जो है शेष अवधि, ये जो शेष अवधि की बात की जा रही है, यदि यह अवधि 6 माह से कम की है, ठीक 6 माह से कम की है, तो वहाँ जो है ऐसी अवधि के लिए नई पंचायत को गठित करना जो है अनिवार्य नहीं है। ठीक, मतलब ऐसा नहीं किया जाएगा, अनिवार्य नहीं है। बाकी की दशाओं में पंचायतों का गठन करना अनिवार्य किया गया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्या कह रहा है ये, तो राज्य व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से किसे स्थायी कार्यपालिका कहा जा सकता है। क्या, तो स्थायी कार्यपालिका, पहला है मंत्रिपरिषद, दूसरा है मंत्रिमंडल, तीसरा राष्ट्रपति, पांचवा नौकरशाही। तो बताइए फटाक से। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, नौकरशाही को। ठीक, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद का भी चुनाव होता है, मंत्रिमंडल का भी चुनाव होता है, राष्ट्रपति का भी चुनाव होता, नहीं होता तो नौकरशाही का। ये सब आते जाते रहेंगे, नौकरशाही वहीं की वहीं बनी रहेगी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किन मामलों में राज्यसभा की शक्तियां लोकसभा के समान हैं। पहला है कि संविधान संशोधन विधेयक को पूर्व स्थापित एवं पारित करना, दूसरा है कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, तीसरा है सभी प्रकार के आपातकालों की उद्घोषणा को स्वीकृति प्रदान करना। तो बताइए, कूट देखिए आप लोग, सही आंसर चुनिए। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि तीनों कथन ही सही है। राज्यसभा को इन तीनों मामलों में ही लोकसभा के समान शक्तियां प्राप्त हैं। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो यह एक परिच्छेद दिया हुआ है, हमको इसको पढ़ना है, फिर अपना आंसर देना है। तो चलिए पढ़ते हैं। यह सदन की पुनः बैठक हेतु दिन निर्धारित किए बिना सदन की बैठक की समाप्ति को संदर्भित करता है। यह शक्ति सदन के पीठासीन अधिकारी को प्राप्त होती है। पीठासीन अधिकारी इस शक्ति का प्रयोग करने के बाद भी सदन की बैठक आहूत कर सकता है। तो उपर्युक्त पर पूछा जा रहा है कि उपर्युक्त परिच्छेद में निम्नलिखित में से किसे संदर्भित किया जा रहा है। तो बताना है हमको सदन का स्थगन किस लिए विघटित किया गया था।
सदन का क्यों स्थगन किया गया था, या कौन सी प्रक्रिया से इस प्रकार का विघटन सदन का हो सकता है, इस प्रकार का विघटन किस प्रक्रिया से हो सकता है। तो बताइए, ऑप्शन तो दिख ही रहेंगे। पहला है स्थगन, दूसरा विघटन, तीसरा सत्रावसान, चौथा अनिश्चित काल के लिए विघटन। इसका सही आंसर है आंसर नंबर डी या अनिश्चित काल के लिए स्थगन। ठीक, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8, तो भारत के राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से कौन सी वीटो शक्तियां प्राप्त हैं। अत्यंतिक वीटो, विशेषित वीटो, निलंबनकारी वीटो और पॉकेट वीटो। 4 प्रकार के वीटो शक्तियां यहाँ दी हुई हैं और पूछ रहा है कि भारत के राष्ट्रपति को इनमें से कौन कौन सी प्राप्त है। नीचे कुछ कूट दिए हुए हैं, 4 दिख रहा होगा आप लोगों को, बताइए। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1, 3 और 4। विशेषित वीटो तो कहीं पढ़े ही नहीं है हम लोग भारत के राष्ट्रपति के बारे में। यह प्राप्त किसे है, होता क्या है विशेषित वीटो, तो इसे जो है विधायिका द्वारा उच्च बहुमत के द्वारा निरस्त किया जा सकता है। ठीक, विशेषित वीटो या क्वालिफाइड वीटो को। बाकी अत्यंतिक वीटो क्या है, तो अत्यंतिक वीटो में जो कि विधायिका द्वारा पारित विधेयकों पर राष्ट्रपति अपनी राय को सुरक्षित रख सकता है, तो हमारा राष्ट्रपति रखता है। ठीक, दूसरा निलंबनकारी वीटो, तो निलंबनकारी वीटो में क्या होता है, इसे विधायिका द्वारा साधारण बहुमत के द्वारा निरस्त भी किया जा सकता है। नेक्स्ट है पॉकेट वीटो, तो विधायिका द्वारा पारित कोई विधेयक पर निर्णय न करना, यानी कि निर्णय ही नहीं कर रहा है राष्ट्रपति। ठीक है, यह विशेषित वीटो जो है अमेरिकी राष्ट्रपति को प्राप्त है, भारत के राष्ट्रपति को नहीं, अमेरिकी राष्ट्रपति को प्राप्त है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9, तो है कि सदन में किसी भी कार्य के संचालन से पूर्व आवश्यक न्यूनतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है। तो यह पूछ रहा है, ऑप्शन है इसका कि ऑप्शन ए है कि सदन के पीठासीन अधिकारी के अतिरिक्त सदस्यों की कुल संख्या का 10वां भाग। ऑप्शन बी है कि सदन के मनोनीत सदस्यों के अतिरिक्त सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 10वां भाग। ऑप्शन सी है कि सदन के पीठासीन अधिकारी सहित सदस्यों की कुल संख्या का 8वां भाग। और ऑप्शन डी है कि सदन के पीठासीन अधिकारी सहित सदस्यों की कुल संख्या का 10वां भाग। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। ठीक, यानी कि सदन के पीठासीन अधिकारी से सदन के कुल सदस्यों की संख्या का 10वां भाग उपस्थित होगा। इसे जो है कोरम भी कहते हैं, कोरम या हिंदी में गढ़ पूर्ति। वैसे हिंदी में दोनों ही कहीं कहीं लिखा हुआ मिल जाता है, अलग अलग जगहों पर। ठीक, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10, तो निम्नलिखित में से किसे या किन्हें राष्ट्रपति की विवेकाधीन शक्तियों के रूप में माना जा सकता है। पहला कथन है कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई सलाह पर पुनर्विचार करने को कह सकता है। दूसरा है कि वह संसद द्वारा पारित विधेयकों को सहमति देने के लिए मना कर सकता है। तीसरा है कि त्रिशंकु लोकसभा की स्थिति में प्रधानमंत्री को नियुक्त कर सकता है। तो बताइए, ऑप्शन तो दिख ही रहे हैं स्क्रीन पे। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। सही सोच रहे हैं आप लोग। ठीक, यह मंत्रिपरिषद से पुनर्विचार के लिए भी कह सकता है, संसद द्वारा पारित विधेयकों को एक बार के लिए तो मना कर ही सकता है, या जिसे कहते हैं वापस लौटा सकता है। ठीक, और तीसरा क्या है, त्रिशंकु लोकसभा की स्थिति में प्रधानमंत्री को नियुक्त कर सकता है। तो यह ऐसे कर सकता है कि जैसे लोकसभा में किसी पार्टी को बहुमत प्राप्त ना हो और कुछ लोग खड़े हो, जैसे ए कह रहा वह बहुमत कर लेगा, एक सेकेंड इसे सबको हटा देता हूँ, ए कह रहा कि वह बहुमत सिद्ध कर लेगा, बी कह रहा कि नहीं भैया हम बहुमत सिद्ध कर सकते हैं, सी कह रहा कि हम कर लेंगे सिद्ध। तो यहाँ पे राष्ट्रपति के पास यह विवेकाधिकार हो जाता है कि वह तय करे कि भैया कौन, वो मतलब वह यह नहीं तय करेगा कि कौन बनेगा, वह यह तय कर सकता है या इस आधार पे वह विचार कर सकता है कि इसे मिल सकता है बहुमत ए को कि बी को कि सी को। तो जिसे राष्ट्रपति को लगेगा, मान लीजिए राष्ट्रपति को लगता है कि सी अपना बहुमत सिद्ध कर सकता है लोकसभा में, तो राष्ट्रपति सी को प्रधानमंत्री बना देगा। यही जो है इस कथन का आशय है और कुछ नहीं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है
हाँ, ऐसी स्थिति में नहीं, इसमें एक चीज़ देख लीजिए, ऐसी स्थिति में नहीं जब किसी पार्टी को जो है बहुमत मिला हो, ठीक, या किसी व्यक्ति को बहुमत का समर्थन प्राप्त हो। मान लीजिए ए को बहुमत का समर्थन प्राप्त है, हमारे 3 लोग थे ABC, ए को बहुमत लोगों का समर्थन प्राप्त है, तो राष्ट्रपति के पास यहाँ विवेकाधिकार नहीं रह जाता है, वह ए को ही चुनेगा, भले उसकी इच्छा C को चुनने की हो। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा नगर निगम परिषद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है कि परिषद में लोगों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित पार्षद एवं साथ ही कुछ नामांकित व्यक्ति शामिल होते हैं। दूसरा है कि परिषद का प्रमुख एक महापौर या मेयर होता है जिसका कार्यकाल परिषद के साथ ही समाप्त हो जाता है। तो कथन को चुनना है, बताइए कौन सा सही है। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। ठीक, देखिए पहला तो सही है, इसमें कुछ जो है निर्वाचित और स्थायी सदस्य नामांकित व्यक्ति होते हैं, किसमें, तो नगर निगम परिषद में। दूसरे कथन में क्या है, तो इसमें जो है महापौर की नियुक्ति जो है यह प्रत्येक वर्ष के कार्यकाल के लिए होती है। कितने वर्ष के लिए, तो 1 वर्ष के कार्यकाल के लिए होती है। ठीक है, और सामान्यतया की स्थिति की बात हो रही, बाकी जो है कई राज्यों में अलग अलग नियम भी बने रहते हैं। ठीक, दरअसल क्या है, पंचायत के बारे में भी हमने ऊपर एक प्रश्न डिस्कस किया था, तो यह जो है राज्य से संबंधित विषय हैं, इन पे जो है राज्य अधिनियम बनाता है, न कि एक एकीकृत अधिनियम। तो विभिन्न राज्यों में अलग अलग अधिनियम इससे संबंधित होते हैं। फिलहाल जो सामान्य परिस्थितियां हैं, तो उनमें जो है महापौर को प्रत्येक बार 1 वर्ष के लिए नामांकित या नामांकित नहीं तो निर्वाचित किया जाता है। ठीक है, निर्वाचन जो है 1 वर्ष के लिए होता है या नवीकरणीय होता है, मतलब पुनः इनका निर्वाचन किया जा सकता है। ठीक है, बाकी और कुछ विशेष नहीं है इसमें। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। क्या कहता है ये, तो उच्चतम न्यायालय की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने हेतु किए गए सुरक्षा उपायों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नीचे है कुछ कथन, देखते हैं। पहला कथन है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति उच्चतम न्यायालय के कोलेजियम द्वारा की जाती है। दूसरा कथन है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और पेंशन भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं। तीसरा कथन है कि संसद को उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं शक्तियों में कटौती करने का अधिकार नहीं है। तो नीचे दिए कुछ कूट हैं हमारे, इनमें से आप पसंद कर लीजिए, चुन लीजिए सही आंसर कौन सा है। पसंद करने का आधार सही ही होना चाहिए। ठीक, तो बताइए इसमें से सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, केवल 2 और 3 सही है। पहला कथन क्या कह रहा है, इसे देखिए, सही से देखिए। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करने की शक्ति उच्चतम न्यायालय के कोलेजियम के पास है। सीधा सीधा इसे ऐसे समझ सकते हैं हम लोग, नहीं भैया, नियुक्ति तो राष्ट्रपति ही करता है। ठीक, नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति ही करता है। सिफारिश कोलेजियम के द्वारा की जाती है, सिफारिश कोलेजियम के द्वारा की जाती है। ठीक, अन्य दोनों कथन तो सही ही है। ठीक, संसद जो है उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार और शक्तियों में कटौती नहीं कर सकता, हाँ विस्तार जरूर कर सकता है। ठीक, एक और चीज़ बता दूं, यहाँ भारत की संचित निधि के बारे में बार बार आ रहा है, तो देखिए भारत की संचित निधि पे जो व्यय भारित होते हैं, जो व्यय जो है भारत की संचित निधि पे भारित होते हैं, एक सेकेंड, हाँ ये मान लीजिए ये व्यय है, यह भारत की संचित निधि पे भारित होते हैं, तो इसका अर्थ ये होता है कि सदन में इन पर चर्चा तो की जा सकती है, मतलब संसद में इन पर चर्चा तो की जा सकती है। ठीक, लेकिन मतदान नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता। बहुत सिंपल फंडा है, याद कर लीजिए इसे और दिमाग में बैठा लीजिए। ठीक, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 13।
क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 13 कि निम्नलिखित में से किस समिति द्वारा भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज की अनुशंसा की गई थी। पहली समिति बलवंत राय मेहता समिति, दूसरी है अशोक मेहता समिति, तीसरी है गाडगिल समिति और चौथी है पीके थुंगन समिति। नीचे कुछ कूट दिए हैं, इनमें से आपको सही आंसर को चुनना है। ठीक है, तो देखिए आप लोग बताइए कौन सा सही है। इसमें सही है आंसर नंबर सी, यानी कि 1, 3 और 4, 1, 3 और 4 इन तीनों समितियों के द्वारा जो है पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था के बारे में अनुशंसा की गई थी। ठीक है, और गाडगिल समिति क्या था, तो गाडगिल समिति जो है पंचायतों को संवैधानिक राज और ग्राम, ब्लॉक तथा जिला स्तर पर गाडगिल समिति के बारे में तो बात कर रहे थे। ठीक, बलवंत राय मेहता समिति, गाडगिल समिति और पीके थुंगन समिति, इनमें पंचायतों की त्रिस्तरीय प्रणाली की चर्चा की गई थी। अशोक मेहता समिति में जो है पंचायती राज के द्विस्तरीय प्रणाली की सिफारिश। एक सेकंड सब साफ कर दिया जाए। अशोक मेहता समिति में पंचायती राज की जो है द्विस्तरीय प्रणाली की अनुशंसा की गई थी। ठीक, इसमें क्या कहा, कौन कौन सी पंचायतों के बारे में बात की गई थी, तो इसमें एक जिला स्तर पर जिला परिषद, और जो है इसके नीचे 15 से 20,000, 15 से 15K से 20K तक जो है मंडल पंचायत की बात की गई थी। इतनी जनसंख्या के आधार, मतलब इतने गांव की जनसंख्या के आधार पर, पॉपुलेशन के आधार। एक सेकंड सब साफ कर देते हैं, तो अब देखते हैं। हाँ, ये था अशोक मेहता समिति में जो है 15 से, पहले तो हमने जिला स्तर पर जिला परिषद होगी एक, ठीक, जिला स्तर पर एक जिला परिषद होगी, उसके बाद बात कर रहे थे। तो 15K से यानी 15,000 से 20,000 की ग्रामीण जनसंख्या पर एक मंडल पंचायत का इन्होंने प्रस्ताव किया था। किसका, तो मंडल पंचायत का। ठीक है, बाकी पीके थुंगन समिति और गाडगिल समिति, इन दोनों ने जो है पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने की सिफारिश भी की थी। ठीक है, और सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था की उसके लिए त्रिस्तरीय संरचना के लिए किसने सुझाव दिया था, तो यह दिया था अशोक मेहता समिति ने। ठीक, बलवंत राय मेहता समिति ने। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 तो यह है कि निम्नलिखित में से कौन सा या से व्यय केंद्रीय बजट के भारित व्यय के अंतर्गत आते हैं। भारितीय व्यय यानी कि संचित निधि जो व्यय भारित होते हैं। तो चलिए देखते हैं। उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते, उच्चतम न्यायालय और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्यालय संबंधित प्रशासनिक व्यय, और तीसरा है लोकसभा के उपाध्यक्ष का वेतन। ठीक, तो इसमें कौन सा क्वेश्चन सही है, तो बताइए आप लोग कौन सा कूट सही है। इसका सही कूट है ऑप्शन नंबर, बताइए ऑप्शन नंबर ए। ठीक, देखिए उच्च न्यायालय का जो है, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते जो है, यह तो जो है राज्य सरकार के संचित निधि या भारित निधि पर आते हैं। ठीक, बाकी इनकी पेंशन, यह जो है भारत सरकार के संचित निधि पर भारित होते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है। तो राज्यपाल के पद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि भारत का संविधान राज्यपाल के पद हेतु 5 वर्ष की अवधि निर्धारित करता है। दूसरा है राज्यपाल को अपने कार्यकाल की समाप्ति के तुरंत पश्चात अपना पद रिक्त करना होता है। तो इसमें कौन सा कथन सही है, यह पूछ रहा है। कथन देख लीजिए आप लोग, कूट देख लीजिए। इसमें सही है ऑप्शन नंबर ए। ठीक, देखिए राज्यपाल के कार्यकाल को अगर कन्फ्यूजन हो रही तो आर्टिकल 156 देखिए आप लोग, वहाँ पे बताया गया है कि राज्यपाल कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित किया गया है। हालांकि इसे निश्चित नहीं किया गया है। ठीक है, कि हाँ भैया निश्चित है 5 वर्ष तक होगा। बाकी आप लोग आर्टिकल देखेंगे तो स्पष्ट हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है ये। तो भारत के संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत निम्नलिखित में से कौन सा या से निर्हरता का या के आधार हैं। ठीक, पहला है कि व्यक्ति को किसी अपराध में दोषी ठहराए जाने के कारण 2 या 2 से अधिक वर्षों की सजा हुई हो।
दूसरा है कि यदि वह स्वेच्छा से उस राजनीतिक दल की सदस्यता का त्याग करता है जिस दल के टिकट पर वह सदन के लिए निर्वाचित हुआ है। तीसरा कथन है कि यदि कोई निर्दलीय निर्वाचित सदस्य किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है। तो अब नीचे कुछ कूट दिए हैं, इनसे बताना है आपको सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है आंसर नंबर सी, यानी कि केवल 2 और 3। पहला तो जो है वो पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट यानी जन प्रतिनिधित्व कानून 1951 के तहत निर्धारित किया गया। बाकी जो दोनों निर्भरताएं हैं यह जो है दल बदल कानून या 10वीं अनुसूची के उपबंधों के अधीन होता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हमारा नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 17? तो यह है कि राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, अध्यादेश जारी करने में राष्ट्रपति का निर्णय अंतिम होता है और इसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। दूसरा कथन है कि राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश को जारी करने की तारीख से 6 सप्ताह के भीतर संसद द्वारा पारित किया जाना चाहिए। तो दोनों कूट के नीचे कूट देख लीजिए आप लोग। सही आंसर क्या है? सही आंसर है न तो 1 न तो 2, यानी कि दोनों ही कथन गलत है। ठीक, अध्यादेश जारी कर कथन क्या है? तो अध्यादेश जारी करने में राष्ट्रपति का निर्णय अंतिम होता है और इसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। नहीं भैया, ऐसा नहीं है, न्यायालय में चुनौती तो दी जा सकती है। किस आधार पर? तो यह आधार होता है दुर्भावना। ठीक, दुर्भावना का तात्पर्य यहाँ पर ऐसा है, तो कहीं ये है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि अध्यादेश जारी करने के लिए जो अध्यादेश जो है जारी करने के लिए ही कहीं जो है संसद को भंग या संसद का सत्र समाप्त तो नहीं कर दिया गया है। यह इस भावना को जांच करेगी, दुर्भावना के आधार पर इसको चेक करेगी। ठीक है, बाकी जो है यह तो आप सबको पता ही है। तो यह आप लोग विचार करिए और सोचिए क्यों गलत। नेक्स्ट है हमारा कटौती प्रस्ताव के प्रकारों से संबंधित क्वेश्चन नंबर 18। क्या है? तो कटौती प्रस्ताव के प्रकारों एवं व्यवधानों से संबंधित निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। ठीक है, एक साइड में आपके कटौती प्रस्ताव दिए गए, दूसरा जो है दूसरे साइड में उससे संबंधित प्रावधान दिए गए हुए हैं। तो देखते हैं हम लोग। नीति निर्मोदन कटौती, इसमें क्या मांग की राशि को कम करके 1 रुपया करना। फिर है दूसरा कि मित व्ययिता कटौती, मांग की राशि में एक निश्चित सीमा तक कमी करना। तीसरा है सांकेतिक कटौती, तो यह है कि मांग की राशि को कम करके 100 रुपये करना। बताना है, नीचे कुछ कूट दिए हुए हैं कि कौन कौन से सही सुमेलित हैं। ठीक, इसे हटा देता हूँ वरना आपका ढक जाएगा एक। तो अब बताइए, इसमें सही है ऑप्शन नंबर बी, या मतलब 1 और 2, नीति निमोदन कटौती और मित व्ययिता कटौती, यह दोनों सही सुमेलित हैं। ठीक, नीति निर्मोदन कटौती में क्या होता है? तो मांग की राशि को कम करके 1 रुपया कर दिया जाता है और मित व्ययिता कटौती में जो है मांग की राशि में एक निश्चित सीमा तक कटौती की जाती है। ठीक है, बाकी सांकेतिक कटौती में क्या होता है? तो यह भारत सरकार के किसी विशिष्ट दायित्व से संबंधित है। इसमें कहा गया है कि मांग की राशि में 100 रुपये की कमी की गई है। ठीक है, मांग की राशि को कम करके 100 रुपया करना नहीं है। अगर 1000 रुपया मांगा गया है, ये कथन क्या कह रहा है कि 1000 मांगा गया तो इसको घटा करके 100 रुपया कर दो। नहीं, ऐसा नहीं। इसमें जो है 1000 में से 100 रुपया कम करना है, मांग की राशि में से 100 रुपया कम करना है, वह अब 900 हो जाएगी। 900 राशि देने के बाद की जा रही है। ठीक, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 19। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 19? यह है कि राज्यसभा का सदस्य चुने जाने हेतु किसी व्यक्ति की अर्हताओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा है कि उसकी आयु 25 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। तीसरा है कि जिस राज्य से उसे निर्वाचित होना है उसे उस राज्य विशेष का मतदाता होना चाहिए। तो सही कथन बताइए कौन सा है? नीचे कूट दिए हुए हैं। इसमें सही है ऑप्शन ए, केवल 1। ठीक, सबसे पहले तो उसकी आयु 30 वर्ष। दूसरी चीज, इस प्रावधान को हटा दिया गया था। कब से? तो इसे जो है
2003 में समाप्त कर दिया गया। पहले 2003 से पहले यह बाध्यता थी। अगर कभी भूले तो मनमोहन सिंह जी को याद कर लीजिएगा। मनमोहन नाम है भाई, मनमोहन सिंह जी को। इनका चुनाव असम से होता है राज्यसभा के लिए। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 20 कि किसी राज्य के मुख्यमंत्री के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होने पर भी किसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। दूसरा कथन है कि किसी राज्य का मुख्यमंत्री राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है। तो नीचे कुछ कोड दिए हैं, सही आंसर बताना है। कोड तो दिख ही रहा है, तो इसमें सही आंसर कौन सा है? इसमें सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 1 और 2 दोनों सही है। देखिए इस संदर्भ में जो है आप महाराष्ट्र की वर्तमान राजनीति को देख सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है? तो भारत के उच्चतम न्यायालय की अनन्य मूल अधिकारिता के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा या से विवाद शामिल हैं? पहला है कि मूल अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित विवाद। ठीक, उच्चतम न्यायालय की अनन्य अधिकारिता पूछ रहा है, अनन्य मूल अधिकारिता पूछ रहा है। तो अब पढ़ देखते हैं हम लोग कथन। मूल अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित विवाद, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद, संसद सदस्यों के निर्वाचन से संबंधित विवाद और अंतर्राज्यीय जल विवाद। तो बताना है कौन कौन सा सही उत्तर है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, केवल 2 सही है। ठीक, कौन सा? तो केवल 2 वाला सही है। इसके संबंध में आप अपील जो है उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों में की जा सकती। तो सुप्रीम कोर्ट की अनन्य अधिकारिता कहाँ से हुई? अनन्य अधिकारिता का मतलब है उससे होता है जिसकी अपील या प्रारंभिक सुनवाई ही सीधे सुप्रीम कोर्ट या उच्चतम न्यायालय में की जाए। ठीक, तो यह भी, और ये जो है तीसरा कथन क्या है? संसद सदस्यों के निर्वाचन संबंधित विवाद। तो यह संबंधित राज्य हाई कोर्ट या हाई कोर्ट से संबंधित होता है। नेक्स्ट है अंतर्राज्यीय जल विवाद। तो इसमें सीधा प्रावधान दिया गया है, ठीक है, कि इसके बारे में उच्चतम न्यायालय की शक्तियाँ सीमित होंगी। बाकी इसके अन्य जो है अन्य क्या, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22 के बारे में। तो यह क्या है कि संसद की संयुक्त बैठक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि यह विधायी गतिरोध के निराकरण हेतु लोक सभा की प्रक्रिया नियमों से व्युत्पन्न एक नवाचारी संसदीय साधन है। दूसरा कथन है कि संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष द्वारा तथा उसकी अनुपस्थिति में राज्यसभा के सभापति द्वारा की जाती है। तीसरा कथन है कि भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में किसी विधेयक में किसी भी परिस्थिति में नए संशोधन प्रस्तावित नहीं किए जा सकते हैं। ठीक है, तो अब नीचे कुछ कूट दिए हैं, इनसे आपको आंसर चुनना है। ठीक, तो बताइए कौन सा सही है। इसमें सही है हमारा आंसर नंबर डी, यानी कि उपरोक्त में से कोई नहीं सही है। ठीक, सबसे पहला कथन क्या है? तो यह विधायी गतिरोध के निराकरण हेतु लोकसभा के प्रक्रिया नियमों से व्युत्पन्न होता नहीं। संविधान में एक सीधा इस संबंध में प्रावधान किया गया है। कहाँ किया गया है? आर्टिकल 108। ठीक, दूसरा एक संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष द्वारा तथा उसकी अनुपस्थिति में राज्यसभा के सभापति द्वारा। नहीं भैया, लोकसभा का अध्यक्ष जब अनुपस्थित रहेगा तो उसकी अनुपस्थिति में जो है सबसे पहले तो लोकसभा के उपाध्यक्ष को देखा जाएगा कि है कि नहीं है। ठीक, सबसे पहले लोकसभा के उपाध्यक्ष को, यह भी अनुपस्थित होता है। अगर लोकसभा का उपाध्यक्ष भी अनुपस्थित होता है तो राज्यसभा के उपसभापति, किसे? उपसभापति को। और अगर यह भी अनुपस्थित होता है तो, अगर यह दोनों भी अनुपस्थित होते हैं तो संसद के सदस्य जो है तो
संयुक्त बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा कोई अन्य जो है संसद का सदस्य बैठक की अध्यक्षता कर सकता है। ठीक, कोई भी अन्य सदस्य कर सकता है जिसे संसद के सदस्यों द्वारा चुना जाता है स्वयं अपनों में से ही, अब या अपने बीच से। ठीक है। नेक्स्ट तीसरा कथन क्या है कि भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में किसी विधेयक में किसी भी परिस्थिति में नए संशोधन प्रस्तावित नहीं किए जाते हैं। तो ऐसा नहीं है। ठीक है, नए संशोधन प्रस्तावित किए जाते हैं किसके संबंध में, तो उस संबंध में कि कोई विवाद हुआ होगा तभी तो वो बैठक संयुक्त बैठक बुलाई गई है। तो इस विवाद से संबंधित कुछ नए संशोधनों को प्रस्तावित किया जा सकता है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा महानगर योजना समिति के संदर्भ में क्या है ये, तो महानगर योजना समिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या कथन है, महानगर योजना समिति के सदस्यों का निर्वाचन उस महानगर क्षेत्र के अंतर्गत शामिल पंचायतों एवं नगर पालिकाओं में से होता है। दूसरा कथन है कि महानगर योजना समिति द्वारा निर्मित विकास योजनाएं अनुमोदन हेतु केंद्र सरकार को प्रेषित करना आवश्यक है। सही ऑप्शन बताना है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, केवल एक। ठीक है, क्या है कथन एक, तो महानगर योजना समिति के सदस्यों का निर्वाचन उस महानगर क्षेत्र के अंतर्गत शामिल पंचायतों और नगर पालिकाओं से होता है। दूसरा कथन क्या है कि महानगर योजना समिति द्वारा निर्मित योजनाएं केंद्र सरकार को क्यों प्रेषित करेगा जबकि वह राज्य सरकार से संबंध रखता है। तो सीधा सीधा यहीं से समझ लीजिए। देखिए इसमें महानगर योजना समिति में जो है 2/3 सदस्य महानगर क्षेत्र में नगर पालिकाओं के निर्वाचित सदस्यों तथा पंचायत अध्यक्षों द्वारा अपने में से ही चुने जाते हैं। इसके बारे में बता दूं, 2/3। ठीक, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये तो बता ही दिया गया आपको कि राज्य सरकार के पास प्रेषित करता है। ठीक, राज्य सरकार के पास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है, तो निम्नलिखित में से कौन सा धन विधेयक के संबंध में सही नहीं है, पूछ रहा है। ठीक, सही नहीं है। तो पहला कथन है कि यह भारत के लोक लेखा से धन की प्राप्ति अथवा ऐसे धन की अभिरक्षा या उसके निर्गमन के मामलों से संबंधित है। कथन बी है कि इसे राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति के बिना सदन में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। कथन सी है कि लोकसभा में इसका पारित न होना सरकार के गिरने का कारण बन सकता है। कथन डी है कि किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में प्रमाणित करने का अंतिम प्राधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त है। तो बताइए सीधे सीधे भैया, कथन डी गलत है। अंतिम अधिकार किसे प्राप्त है, तो अंतिम अधिकार लोकसभा अध्यक्ष या जिसे हम लोग पीठासीन अधिकारी कहते हैं उसे प्राप्त है। ठीक, मतलब उस समय सदन की जो अध्यक्षता कर रहा है। ठीक है, धन विधेयक को कहाँ परिभाषित किया गया, तो यह दिया गया है आर्टिकल 110 में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 25। ठीक, देखिए इसमें जो है ये लोकसभा के अध्यक्ष को जो अधिकार प्राप्त है इसी के बारे में किसी भी न्यायालय द्वारा जो है वो नहीं किया जा सकता, कार्यवाही नहीं की जा सकती। ठीक है, या प्रश्नगत नहीं किया जा सकता, न ही न्यायालय के समक्ष, ना ही संसद के किसी सदन में या फिर राष्ट्रपति के समक्ष भी इसको प्रश्नगत नहीं किया जा सकता। या लोकसभा के अध्यक्ष का इस पर अंतिम विनिश्चय होगा या अंतिम प्राधिकार प्राप्त है लोकसभा के अध्यक्ष को ही। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 25, राज्यसभा के सदस्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि संविधान में राज्यसभा हेतु क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व सिद्धांत को अंगीकृत किया गया है। दूसरा कथन है कि प्रत्येक राज्य से निर्वाचित होने वाले सदस्यों की संख्या संविधान की 4th अनुसूची द्वारा निर्धारित की गई है। तीसरा है कि यदि आंग्ल भारतीय समुदाय द्वारा पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है तो राष्ट्रपति उस समुदाय से कुछ सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। तो बताना है कौन कौन सा सही है।
इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि केवल 2 कथन सही है। पहले तो ये देखिए, यह क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व कहाँ दिया गया है, तो यह लोकसभा के लिए दिया गया। ठीक है, लोकसभा के लिए। राज्यसभा के प्रतिनिधि क्या करते हैं, यह पूरे राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। पहला तो ये हो गया, दूसरा तो सही ही है। तीसरा जो है, राज्यसभा में मनोनीत सदस्य जो है कितने होते हैं, 12 होते हैं, जिनका किन आधारों पर किसके द्वारा चुनाव किया जाता है, तो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। किन आधारों पर किए जाते हैं, ये किए जाते हैं साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा। ठीक, कला और समाज सेवा, इन आधारों पर इनका चुनाव किया जाता है। ठीक है, न कि आंग्ल भारतीय या किसी अन्य आधार पर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 12, क्या है, तो 11वीं अनुसूची के अनुसार पंचायतों के कार्य क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन से कार्यात्मक विषय शामिल किए गए हैं। पहला है कि ग्रामीण आवासन, दूसरा है व्यावसायिक शिक्षा, तीसरा है सार्वजनिक वितरण प्रणाली और चौथा भूमि सुधार क्रियान्वयन। तो नीचे कूट से सही उत्तर बनाना है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1 2 3 4 सारे सही है। देखिए, पंचायतों के कार्य क्षेत्र में ना 29 विषय शामिल किए हैं। कितने, तो 29 विषय शामिल किए गए हैं। ठीक है, सभी 29 को याद करना जरूरी नहीं है। एक स्पष्ट देख लीजिए, जो भी चीज़ें ग्रामीण क्षेत्रों में आप देखते होंगे, ग्रामीण परिवेश में देखते होंगे, उन पर जो है पंचायतों का अधिकार होता है। एक सामान्य स्थिति में मान लीजिए कुछ जो इम्पोर्टेंट है वो बताता हूँ आपको। देखिए, स्वच्छता, स्वास्थ्य और स्वच्छता, जिसके अंतर्गत अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और औषधालय भी समाहित होते हैं, यह भी पंचायत के अधिकार क्षेत्र में आता है। दूसरा है कि लघु उद्योग, जिनके अंतर्गत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग भी शामिल है, यह भी पंचायतों का कार्य क्षेत्र है। तीसरा है पशुपालन, डेयरी उद्योग, कुक्कुट पालन, मत्स्य उद्योग, सामाजिक वानिकी और फार्म वानिकी, लघु वन उपजत, ग्रामीण आवासन तो देख ही लिया हमने। इसके अलावा तकनीकी प्रशिक्षण और व्यावसायिक शिक्षा भी, फिर लाइब्रेरी या पुस्तकालय भी। ठीक है, पीडीएस सिस्टम के बारे में जान ही गए हैं हम लोग। ठीक है, सभी 19 के 19 को नहीं जाना जा सकता है, 29 के 29 विषयों को चाहे तो आप लोग एक नज़र डाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 30, यह क्या कह रहा है, तो अंतर्राज्यीय परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या है, तो यह राज्यों के मध्य और केंद्र एवं राज्यों के मध्य समन्वय स्थापित करने हेतु गठित की गई एक स्थायी संस्था है। दूसरा है कि इसे राष्ट्रपति द्वारा स्थापित किया गया है। तीसरा कथन है, एक संवैधानिक निकाय होने के कारण इसके निर्णय बाध्यकारी प्रकृति के होते हैं। तो अब देखिए और बताइए। इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, या नहीं सॉरी बी नहीं, इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। ये कहाँ से सही हो जाएगा, केवल 2। ये इसलिए नहीं सही हो जाएगा क्योंकि यहाँ स्थायी संस्था की बात की गई, जबकि अंतर्राज्यीय परिषद स्थायी संस्था नहीं है। ठीक है, इसे राष्ट्रपति को यदि समाधान होता है कि इसकी आवश्यकता है स्थापना करने हो, तो तब राष्ट्रपति इसकी स्थापना करता है। कौन से अनुच्छेद में दिया है, यह दिया है आर्टिकल 263, यानी कि 263 में इसके बारे में प्रावधान किया गया। ठीक है, पहली बार कब स्थापना की गई थी, तो इस परिषद की स्थापना की गई थी प्रथम बार 1990 में की गई थी। ठीक है, कब की गई थी, तो प्रथम अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना वर्ष 1990 में की गई थी, न कि संविधान के शुरुआती चरणों में। ठीक, दूसरा क्या है कि इसे राष्ट्रपति द्वारा स्थापित किया गया, सही है ये तो। संवैधानिक निकाय होने के कारण इसके निर्णय बाध्यकारी प्रकृति के होते हैं। क्या सभी संवैधानिक निकाय होते हैं उसके निर्णय बाध्यकारी प्रकृति के होते हैं? स्वयं से पूछिए इस बात को और फिर इस आंसर का जवाब सोचिए। ठीक, तो नहीं, इसके तो परिणाम, इसके जो है सलाह जो है वह परामर्शी प्रकृति के होते हैं। ठीक, परामर्शी प्रकृति के होते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 31,
और राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान विशेष रूप, पहला कथन है कि संविधान विशेष रूप से राष्ट्रपति को दोषी व्यक्तियों को क्षमा करने की शक्ति प्रदान करता है। दूसरा कथन है राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति कोर्ट मार्शल द्वारा प्रदत्त दंड तक विस्तारित नहीं है। तो इसमें सही आंसर बताना है कौन सा है। कूट देख ही लिया होगा आप लोगों ने, तो इसका सही आंसर है न तो 1 न तो 2। देखिए यहाँ पे पहला गलत क्यों है, तो यहाँ पे बात हो रही विशेष रूप से राष्ट्रपति को प्राप्त, नहीं, राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों को प्राप्त है। ठीक है, राज्यपाल को भी प्राप्त, बस इन्हीं आधारों पर गलत हो जाता है। ठीक, और राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति जो है कोर्ट मार्शल द्वारा प्रदत्त दंड पर भी विस्तारित है। ऐसा नहीं है कि उसके द्वारा विस्तारित, वहाँ पर विस्तारित नहीं है। ठीक, राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति कहाँ दी है, तो यह दी है आर्टिकल 72 में, और राज्यपाल की कहाँ है, तो यह है आर्टिकल 161 में। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32 के बारे में बात की जा रही। तो 32 क्या है, तो सदन के नेता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि भारत के संविधान में सदन के नेता के पद का उल्लेख किया गया है। दूसरा कथन, प्रधानमंत्री द्वारा नामित सदन का कोई भी सदस्य सदन के नेता के रूप में कार्य कर सकता है। सही कथन का चुनाव करना है, बताइए आप लोग। देखिए इसमें जो है सही कथन है ऑप्शन डी, यानी कि ये दोनों कथन ही नहीं सही है। पहला जो संविधान में नहीं, यह जो है सदन के नियमों द्वारा बनाया गया। ठीक है, लोकसभा में लोकसभा के नियमों के अंतर्गत, या फिर राज्यसभा में राज्यसभा के नियमों के अंतर्गत। दूसरा, यह जो सदन का नेता होता है इसको नामित तो प्रधानमंत्री द्वारा ही किया जाता है, लेकिन यह कोई भी सदस्य नहीं होता, यह मंत्री होता है। कौन, तो मंत्री लेवल का कोई सदस्य होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 33। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 33, यह है कि भारतीय संसद के संदर्भ में निर्णायक एक सेकंड, सॉरी, फिर से पढ़ता हूँ इसको। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 33 क्या है, तो भारतीय संसद के संदर्भ में निर्णायक मत किसके द्वारा मतदान की शक्ति के उपयोग को संदर्भित करता है। पहला है ऑप्शन ए कि राष्ट्रपति के महाभियोग के प्रस्ताव के दौरान उपराष्ट्रपति द्वारा। ये पूछ रहा है कि वो जो है निर्णायक मत का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है भारतीय संसद के संदर्भ में, ये पूछ जानना चाह रहा है। अब ठीक है, अब चलिए ऑप्शंस की तरफ चलते हैं। तो ऑप्शन ए क्या है कि राष्ट्रपति के महाभियोग के प्रस्ताव के दौरान उपराष्ट्रपति द्वारा। ऑप्शन बी है कि संसदीय गतिरोध की स्थिति में किसी सदन के मनोनीत सदस्य द्वारा। कथन सी है कि समान वोट प्राप्त करने की स्थिति में किसी सदन के पीठासीन अधिकारी द्वारा। और कथन डी है कि संसद की प्रथम बैठक के दौरान प्रोटेम स्पीकर के द्वारा। इसमें सही ऑप्शन का चुनाव करना है। तो सही ऑप्शन इसमें कौन सा है, इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि समान वोट प्राप्त करने की स्थिति में किसी सदन के पीठासीन अधिकारी द्वारा। पहली चीज, और एक चीज़ बता दूं कि यह जो है प्रथमतया अपने वोट का प्रयोग नहीं करेगा। प्रथमतया अपने वोट का मतलब ऐसा नहीं कि वोट शुरू हुआ इन्होंने अपना वोट देके खाली बैठ गए, नहीं भैया, ऐसा नहीं है। आपको वोट तब देना है जब जो है दोनों तरफ वोट बराबर आ जाए, दो की दोनों तरफ बराबरी आ गई तो आप चुनाव कर सकते हैं। आप अपना एक वोट दे करके या तो इन्हें जिता सकते हैं और इन्हें हरा सकते हैं। इनका -1 नहीं होगा भाई, इनका अपने आप घट जाएगा ना, इनका तो 2 ही हो जाएगा। और या फिर इन्हें जिता सकते हैं। ठीक, किसे, अगर इन्हें नहीं देना है, मान लीजिए कि इनको देने का मन नहीं किया, तो यह इन्हें जिता सकते हैं। यहाँ पे +3 हो जाएगा, यहाँ पे नहीं होगा। ठीक, इसे ही निर्णायक वोट बोलते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है, तो यह है कि जिला योजना समिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसके बारे में, तो जिला योजना समिति के बारे में बात की जा रही है। ठीक है, तो देखिए क्या है कि एक जिला नियोजन समिति का गठन प्रत्येक राज्य के लिए अनिवार्य है। दूसरा कथन है कि जिला योजना समिति के सभी सदस्य जिला पंचायत और नगर पालिकाओं के चुने गए सदस्यों द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। नीचे कुछ कथन दिए हुए हैं, ये आपको बताना है कौन से सही हैं और कौन से गलत हैं।
ठीक है, तो इसमें जो है सही ऑप्शन क्या है, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, केवल एक कथन सही है। सबसे पहले तो ये दिया कहाँ है, ये है आर्टिकल, जिला योजना समिति कहाँ पे दिया है, किस अनुच्छेद में दिया है, तो ये दिया है आर्टिकल 243ZD में दिया गया है जिला योजना समिति के बारे में। ठीक, यानी कि क्या है, तो एक जिला नियोजन समिति का गठन करना सभी राज्यों के लिए अनिवार्य है। दूसरी चीज़, इसके सभी सदस्यों को जो बात की जा रही, सभी सदस्य जिला पंचायत और नगर पालिकाओं से चुने गए सदस्यों द्वारा निर्वाचित होते नहीं, केवल और केवल 4/5 सदस्य इस प्रक्रिया द्वारा चुने जाते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा उच्चतम न्यायालय की प्रक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि संवैधानिक मामलों का विनिश्चय 3 या 3 से अधिक न्यायाधीशों वाली एक पीठ द्वारा किया जाता है। दूसरा है कि अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति द्वारा संदर्भित विषय पर विनिश्चय कम से कम 5 न्यायाधीशों वाली पीठ द्वारा किया जाता है। तो सही आंसर देखिए, कोट देखिए और सही ऑप्शन बताइए। ठीक है, इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि केवल 2 सही है। यह जो है न्यायालय निर्धारित करता है और सामान्यतः यह 5 होती है संख्या। बाकी राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति द्वारा संदर्भित विषय पर विनिश्चय कम से कम 5 न्यायाधीशों की पीठ द्वारा किया जाता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 32, यह जो है किस बारे में संबंधित है, तो चलिए देखते हैं किस बारे में पूछ रहा है हमसे। है कि निर्वाचन की आनुपातिक प्रतिनिधित्व या पीआर और फर्स्ट पास्ट द पोस्ट यानी कि FPTP प्रणालियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि निर्वाचन की आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत मतदाता सामान्यतः प्रत्याशी को नहीं बल्कि किसी दल को वरीयता प्रदान करते हैं। दूसरा कथन है कि निर्वाचन की फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली में एक सेकंड पानी पी लूँ मैं, तब तक आप पढ़ते रहिए। हाँ, तो दूसरा कथन है कि निर्वाचन की फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली में प्रत्येक दल को प्राप्त मत के अनुपात में ही उसे विधायिका की सीटें प्राप्त होती हैं। तीसरा कथन है कि फर्स्ट पास्ट द पोस्ट और अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली दोनों ही प्रणालियों में ही उम्मीदवारों को मतों के बहुमत के आधार पर विजयी घोषित किया जाता है। गला सूख जाता है भाई पढ़ते पढ़ते। चलिए ऑप्शन देखिए और एलिमिनेट कीजिए कौन सा ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, कथन देख लीजिए। इसका सही आंसर है आंसर नंबर ए, यानी कि केवल एक सही है। ठीक है, क्या है कथन है, तो निर्वाचन की अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में मतदाता को नहीं पार्टी को वोट दिया जाता है। ठीक है, दूसरा कथन क्या है, तो दूसरा कथन गलत क्या है, तो निर्वाचन की फर्स्ट पास्ट पोस्ट प्रणाली में प्रत्येक दल को प्राप्त मत के अनुपात में से विधायिका में सीटें प्राप्त होती। यह जो है FTP की प्रक्रिया नहीं है, यह PR की प्रक्रिया है। ठीक, तीसरा है कि FTP और PR दोनों ही प्रणालियों में ही उम्मीदवारों को मतों के बहुमत के आधार पर विजयी घोषित किया जाता है, ऐसा बिल्कुल नहीं। ठीक, चलिए चलते हैं नेक्स्ट कथन की तरफ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 37 क्या है, राज्य विधान परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है कि विधान परिषद के सृजन के संकल्प को राज्य विधानसभा द्वारा विशेष बहुमत से पारित किया जाना चाहिए। दूसरा है कि भारत का संविधान संसद को राज्य में विधान परिषद के सृजन और उत्साधन की शक्ति प्रदान करता है। तो बताइए कौन सा कथन सही है, तो इसमें सही है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1 और 2 दोनों ही सही है। ठीक, आर्टिकल 171 देखिए इसके बारे में, कौन सा, तो 171 देखिए, विधान परिषद की संरचना या उत्साधन, सृजन और उत्साधन के बारे में। ठीक,
इसे जो है विधानसभा द्वारा तो विशेष बहुमत से पारित करके जो है प्रस्तावित किया जाता है। उसके बाद संसद अपने साधारण बहुमत द्वारा इसका सृजन या उत्पादन कर सकती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है, तो निम्नलिखित में से कौन से प्राधिकारी या प्राधिकारियों को संसद के किसी सदस्य की निर्भरताओं पर निर्णय करने का अधिकार प्राप्त है। ठीक, पहला है भारत के राष्ट्रपति को, दूसरा है सदन के पीठासीन अधिकारी को, और तीसरा भारत के निर्वाचन आयोग को। ठीक, पूछ रहा है कि कौन कौन से प्राधिकारी जो है संसद के सदस्यों की निर्भरताओं को निर्धारित कर सकते हैं, यह पूछना चाह रहा है। ठीक है, प्राधिकारियों के नाम दिए हुए हैं। पहले प्राधिकारी का नाम भारत का राष्ट्रपति है, दूसरे का सदन के पीठासीन अधिकारी और तीसरे का भारत के निर्वाचन आयोग को। तो अब बताइए, इसका सही आंसर है केवल 1 और 2, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 और 2, भारत के राष्ट्रपति को और पीठासीन अधिकारी को। भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ में आर्टिकल 102 में देखिए, और भारत के इसमें क्या नाम है, पीठासीन अधिकारी के संदर्भ में 10वीं अनुसूची या दल बदल कानून के संदर्भ में यह शक्तियाँ प्राप्त हैं, या संसद के सदस्यों के निर्भरताओं से संबंधित शक्तियाँ प्राप्त है। विधान परिषदों के संदर्भ में ये शक्तियाँ जो है राज्यपाल को प्राप्त है। कौन से अनुच्छेद के तहत, तो आर्टिकल 191 के तहत। ठीक, बाकी दल बदल के लिए विधानसभा में भी सेम ही है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राज्यपाल के पद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि राज्यपाल की नियुक्ति के प्रावधान को ऑस्ट्रेलियाई संविधान से ग्रहण किया गया था। दूसरा है कि भारत में राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा उसके मुहर लगे आज्ञा पत्र के माध्यम से की जाती है। तीसरा है कि एक ही व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किए जाने का प्रावधान 7वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1956 के तहत किया गया था। तो उपयुक्त में से कौन सा कूट सही है, यह बताना है हमें। इसमें सही है ऑप्शन नंबर बी, 2 और 3 दोनों सही है। ठीक, भारत के राज्यपाल को कहाँ से लिया गया, तो ये लिया गया था कनाडा के संविधान। ठीक, राज्यपाल के पद को कहाँ से लिया गया था, तो कनाडा के संविधान से। देखिए सिंपल है कि केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, ये कनाडा से लिया गया था। इस आधार पर हम लोग देख सकते हैं। ठीक, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 40। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 40, तो यह है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि महाभियोग का आरोप केवल लोकसभा में ही प्रारंभ किया जा सकता है। दूसरा है कि संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य महाभियोग की प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकते हैं। और तीसरा है कि अभी तक किसी भी राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा उसके पद से नहीं हटाया गया है। तीनों का सही कथन का चुनाव करना है, नीचे कूट दिया हुआ है। तो बताइए, क्या किसी राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा है? नहीं लगा है। तो ये तो सही है, ये सही है, लेकिन फंस गए भैया, ये 3 में सही है, इसमें भी सही है, इसमें भी सही है, इसमें भी सही है। अब राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप केवल लोकसभा में ही प्रारंभ किया जा सकता है, तो नहीं, वह जो है राज्यसभा में भी प्रारंभ किया जा सकता है। तो पहला भी सही है। अब भैया अब क्या करें, अब दूसरा देखते हैं। तो संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य महाभियोग की प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकते हैं। नहीं, महाभियोग की प्रक्रिया में भाग तो ले सकते हैं, निर्वाचन प्रक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। कौन से सदस्य, तो मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन प्रक्रिया में भाग नहीं लेते हैं, जबकि महाभियोग की प्रक्रिया में भाग लेते हैं। फिलहाल इसका सही आंसर ऑप्शन ए है, 1 और 2। ठीक है, एक सेकंड, अभी यहाँ मना कर रहा हूँ कि नहीं है, वहाँ पे आपको बता रहा हूँ। सब गंदगी के चक्कर में हो गया, इतना लिख डाला मैंने। ठीक है, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि केवल 3। ठीक, पहला भी तो बताया हमने कि यह राज्यसभा में भी प्रारंभ हो सकता है। ठीक, यहाँ केवल लोकसभा की बात हुई। दूसरा, मनोनीत सदस्य भाग ले सकते हैं, इसके बारे में भी चर्चा की गई है। ठीक, निर्वाचन में मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं, लेकिन महाभियोग में भाग लेते हैं। ऐसे किसी एक सदन, ऐसा ही एक सदन है हमारे पास, विधानसभा।
विधानसभा। ठीक, एक तरफ जहाँ तो मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं, ठीक है, यहाँ बना देते हैं मनोनीत। ठीक, निर्वाचन में विधानसभा भाग लेती है, मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। अब महाभियोग में विधानसभा भाग नहीं लेती, मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं। ठीक, सिंपल है, क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41 के बारे में बात की जा रही थी। यह है कि भारत के लोक खाते के संदर्भ में निम्नलिखित, लोक खाता यानी पब्लिक अकाउंट, ठीक, भारत के लोक खाते के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि इसे सरकारी व्यय की पूर्ति हेतु संसाधन जुटाने के लिए 1991 के केंद्रीय बजट के एक भाग के रूप में गठित किया गया था। दूसरा है कि इसमें न्यायिक जमाएं, बचत बैंक जमाएं, विभागीय जमाएं, विप्रेषण सम्मिलित होते हैं। तीसरा है कि यह संसदीय स्वीकृति के बिना कार्यवाही द्वारा संचालित होती है। तो उपयुक्त में से कौन कौन सा कथन सही है यह बताना है। ठीक, इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, केवल 2 और 3 सही है। ठीक, पहला गलत है। इसके बारे में क्यों गलत है? क्योंकि इसके बारे में संविधान में ही प्रावधान किया गया। कहाँ पे? तो आर्टिकल 266 सब क्लास 2 में या 266 के उपखंड 2 में भारत के पब्लिक अकाउंट के बारे में बताया गया। इसमें क्या क्या जमा होता है? तो इसमें भविष्य निधि जमा होती है, न्यायिक जमा, बचत बैंक जमा, विभागीय जमा, आज जमा होती, आज चीज़ें जमा होती हैं। ठीक है, और इसके लिए जो है कार्यकारी कार्यवाही आवश्यक होती, संसदीय उसकी आवश्यकता की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, क्यों नहीं आवश्यकता होती? क्योंकि कुछ समय पश्चात देखिए इनका भुगतान जो है इनके सही धारकों को करना होता है। ऐसा नहीं कि आप पीएफ अकाउंट किसी का जमा कर लिए तो आप जब तक संसद वो नहीं कहेगी, अनुमोदित नहीं करेगी, तो आप उसका फंड ही नहीं दोगे। नहीं भैया, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे। धीरे धीरे हम लोग आज के अपने इस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ समय रहते पहुँच रहे हैं फिलहाल, यह सबसे बड़ी बात है। तो क्या है क्वेश्चन नंबर 42? क्वेश्चन नंबर 42 है कि संसद के संदर्भ से लॉकडाउन कैसा चल रहा है आप सबका? मजेदार चलना चाहिए, टाइम मिल गया है भाई। नहीं तैयारी है तो हम तैयार हो जाएंगे अब तो एग्ज़ाम के लिए। अब की बार बताना है कि यूपीएससी ने गलती कर दी क्या हमको समय दे करके। तो चलिए देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ बिना किसी परेशानी और नए जोश के साथ। क्या है क्वेश्चन नंबर 42? यह है कि संसद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि राज्यसभा धन विधेयक को प्रारंभ, अस्वीकार या संशोधित नहीं कर सकती है। दूसरा कथन है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, न कि राज्यसभा के प्रति। तीसरा कथन है कि राज्य सूची से संघ या समवर्ती सूची के मामलों में हस्तांतरण के लिए राज्यसभा की स्वीकृति आवश्यक नहीं है। तो कौन कौन सा कथन सही है और कौन सा गलत है बताइए जरा। तो बताइए। इसमें सही है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कथन 1 और 2 सही है। ठीक, राज्यसभा धन विधेयक को प्रारंभ और अस्वीकार और संशोधित नहीं कर सकती। इस बारे में इसकी शक्तियाँ सीमित हैं 14 दिन बस। मतलब इसके पास अगर धन विधेयक आता है तो यह उसे 14 दिन तक रोक सकती है, या तो 14 दिन के अंदर उसे स्वीकृति दे या स्वीकार करे या उसके बारे में कुछ सुझाव दे, बस 14 दिन। 14 दिन के बाद लोकसभा उसकी परामर्श को मान भी सकती है या नहीं भी मान सकती है, और इसे पुनः उसी रूप में पारित मान लिया जाएगा जैसा लोकसभा चाहती है। ठीक है, नेक्स्ट है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। ठीक भैया, यह सही बात है। नेक्स्ट है कि राज्य सूची के संदर्भ में राज्य सूची या संघ सूची, राज्य सूची से संघ सूची या समवर्ती सूची में मामलों के हस्तांतरण के लिए राज्यसभा की स्वीकृति आवश्यक नहीं। जब राज्यसभा की स्वीकृति ही नहीं आवश्यक तो राज्यसभा बना ही क्यों? है कि नहीं?
ऐसा कुछ नहीं, राज्यसभा की स्वीकृति चाहिए क्योंकि यह राज्यों का प्रतिनिधित्व केंद्र में करता है राज्यसभा। तो राज्यों से संबंधित कोई भी प्रावधान होता है, राज्य सूची में कोई भी छेड़छाड़ होता है तो राज्यसभा की स्वीकृति उस पर अनिवार्य है। ठीक, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 43। देखिए धीरे धीरे टाइम बढ़ता ही जा रहा है भाई, अब तो चलिए थोड़ा जल्दी भागते हैं। तो 43 क्या है, चुनावों के दौरान जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126A प्रायः निम्नलिखित के संदर्भ में सुर्खियों में रहती है। एग्जिट पोल के कथन ये है कि एग्जिट पोल के संचालन और उनके परिणामों का फिर से पढ़ता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 43 है कि चुनाव के प्रचार के दौरान जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126A प्रायः निम्नलिखित के संदर्भ में सुर्खियों में रहती है। कथन ये है कि एग्जिट पोल के संचालन और उनके परिणामों का प्रसार। दूसरा है कि धर्म के आधार पर वोट की मांग। तीसरा, पेड न्यूज में संलिप्तता। चौथा ऑप्शन डी है कि नागरिकों के विभिन्न वर्गों के मध्य दोष या घृणा को बढ़ावा देना। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, एग्जिट पोल के संचालन और उनके परिणाम के प्रसार हेतु। देखिए जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126 में निश्चित अवधि अर्थात सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रथम चरण में मतदान प्रारंभ होने से, प्रथम चरण की बात की यार, प्रथम चरण से ही, ठीक है, प्रथम चरण में मतदान प्रारंभ होने से 1 घंटे पूर्व, कितना, 1 घंटे पहले, 1 HR पहले, और 2 कंडीशन है। अंतिम चरण, ये प्रथम चरण की मानी कि प्रथम चरण के फर्स्ट फेज में, ठीक, फर्स्ट फेज के चुनाव के जो है चुनाव या मतदान जो है प्रारंभ होने के 1 घंटे पहले, और अंतिम चरण में मतदान समाप्त होने, यानी कि अब अंतिम चरण की बात हो रही, अंतिम चरण की बात हो रही यहाँ पे, मतदान समाप्त होने के, ठीक, मतदान समाप्त होने के आधे घंटे बाद, यानी कि 1/2 आवर्स आफ्टर। ठीक, एग्जिट पोल तथा उनके संचालनों, एग्जिट पोल के संचालन और उनके परिणामों के प्रचार प्रसार पर प्रतिबंध आरोपित करती है। कौन सी धारा, तो धारा 126A। ठीक, इसके अलावा क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस देख लेते हैं हम लोग इस एक्ट के। अक्सर जो है मिलते नहीं कहीं हम लोगों को जल्दी, और यह चर्चा में भी बने रहते हैं बीच बीच में। तो एक है जनप्रतिनिधि अधिनियम की 1951 की धारा 101 सेकंड क्या लिख रहे हैं, हाँ, 123 का 3। यह क्या है, तो यह प्रावधान करती है कि कोई भी प्रत्याशी या उसका एजेंट धर्म, नस्ल, जाति, समुदाय या भाषा के आधार पर वोट की मांग नहीं कर सकता है। एक और अन्य सेक्शन है इसी अधिनियम का, ठीक, 123(3) का A। ठीक, यह क्या प्रावधान करता है, तो यह कहता है कि यह किसी प्रत्याशी या उसके चुनावी एजेंट या प्रत्याशी अथवा उसके एजेंट की सहमति से किसी अन्य व्यक्ति को भी इसमें शामिल कर लिया गया। ठीक है, पहला तो 123A में क्या, 123(3) में क्या था, यह प्रत्याशी और एजेंट से ही संबंधित था, लेकिन दूसरा 123(3A जो आया, इसमें प्रत्याशी, उसके एजेंट या इन दोनों की स्वीकृति से या सहमति से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा भारतीय नागरिकों के विभिन्न वर्गों के मध्य धर्म, जाति, समुदाय या भाषा के आधार पर द्वेष या घृणा की भावना को बढ़ावा देने के प्रयास को प्रतिबंधित करता है। नेक्स्ट एक बात करते हैं पेड न्यूज के बारे में। तो इसके बारे में अभी तक जनप्रतिनिधित्व अधिनियम में कोई प्रावधान नहीं किया गया। ठीक है, हालांकि जो है निर्वाचन आयोग द्वारा ऐसी बात मांग की गई है और इसके बारे में सिफारिश भी केंद्र सरकार को की गई है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 क्या कह रहा है, यह पहला कथन है, यह क्वेश्चन नंबर 44 में है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, पहला कथन है कि सभी मंत्रियों को संसद में मतदान करने का अधिकार है, भले ही वे सदस्य हों या ना हो। दूसरा कथन है कि लोकसभा के विघटन के पश्चात राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सहायता और परामर्श के बिना कार्यकारी शक्ति का प्रयोग या उपयोग कर सकता है। तो पूछ रहा है कि उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सही नहीं है, ये चीज़ पूछ रहा है। तो नीचे आपको चारों ऑप्शन दिख रहे हैं, बताइए कौन सा सही है या कौन सा सही नहीं है। इसमें जो है ऑप्शन नंबर डी सही है, यानी कि पहला और दूसरा कथन यह दोनों सही नहीं। देखिए एक हमने आर्टिकल पढ़ा है
उसमें बताया कि कोई भी ऐसा व्यक्ति भी मंत्री बन सकता है जो किसी भी सदन का सदस्य नहीं हो, कितने दिनों के लिए, 6 माह के लिए, ठीक है। तो जब यह सदन का सदस्य ही नहीं है तो वो मतदान कहाँ से करेगा, ठीक, बात यहीं ख़त्म हो जाती पहले कथन की। दूसरा है कि लोकसभा के विघटन के पश्चात राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह के बिना भी वो कार्यकारी शक्तियों का उपयोग कर सकता है, ये कहना चाह रहा था। नहीं भैया, आर्टिकल 74 में यह निर्धारित किया गया है, आर्टिकल 74 में यह चीज़ अनिवार्य है कि राष्ट्रपति को जो है मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह के बिना कार्यकारी शक्तियों का उपयोग करना चाहिए, ठीक। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। इस दशा में क्या होगा, तो इस दशा में वह मंत्रिपरिषद तब तक कार्य करती रहेगी, ठीक है। जो मतलब पूर्व में मंत्रिपरिषद थी वह तब तक कार्य करती रहेगी जब तक कि नई लोकसभा का गठन न होकर नहीं हो जाता है, ठीक। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 45। ये क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा या से प्रावधान अध्यक्ष के पद की स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है या करते हैं। यहाँ लोकसभा अध्यक्ष की बात हो रही, किसकी, लोकसभा अध्यक्ष की बात हो रही, ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष की बात हो रही। तो अब चलिए, तो क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा या से प्रावधान लोकसभा अध्यक्ष के पद की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करता है या करते हैं। पहला है कार्यकाल की सुरक्षा। दूसरा कथन है कि सामान्य परिस्थितियों में उनके कार्य और आचरण पर लोकसभा में चर्चा और आलोचना नहीं की जा सकती है। तीसरा कथन है कि भारत की संचित नीति पर भारित वेतन और भत्ते। तो नीचे कुछ कूट दिए हुए हैं, इनमें से आपको सही आंसर को चुनना है। तो बताइए कौन सा सही है, ठीक है। लोकसभा अध्यक्ष के बारे में बात हो रही है। इसमें सही है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऊपर दिए हुए तीनों कथन सही है। एक तो इसे लोक कार्यकाल की सुरक्षा भी प्रदान है लोकसभा अध्यक्ष को, ठीक है। इसे जो है लोकसभा द्वारा पूर्ण बहुमत के आधार पर ही हटाया जा सकता है, ठीक है। किस आधार पर, तो पूर्ण बहुमत के आधार पर हटाया जा सकता है, किसे, लोकसभा अध्यक्ष को, ठीक। और उसे हटाने के लिए जो है संबंधी प्रस्ताव जो आएगा उस पर तभी चर्चा की जाएगी जब उसे कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन प्राप्त हो। कितने सदस्यों का, 50 सदस्यों का समर्थन प्राप्त हो उस प्रस्ताव को, ठीक। और जो है नेक्स्ट क्या है कि इसके वेतन और भत्ते को संसद द्वारा निर्धारित कर दिया जाता है और इसे भारत की संचित नीति पर भारित भी कर दिया जाता है, ठीक। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक चीज़ और, यह पूर्वता के क्रम में मतलब सीनियरिटी लेवल में यह जो है CGI के बराबर होता है, जान लीजिए आप लोग। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बराबर होता है लोकसभा अध्यक्ष। CGI इक्वल टू लोकसभा स्पीकर या स्पीकर ऑफ लोकसभा, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 46। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 46, यह है कि न्यायिक समीक्षा की शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि यह भारत के संविधान के आधारभूत ढांचे का एक भाग है। दूसरा कथन है कि न्यायिक समीक्षा वाक्यांश का उल्लेख संविधान में कहीं भी नहीं किया गया है। और तीसरा कथन है कि यह शक्ति उच्चतम न्यायालय को प्राप्त है किंतु उच्च न्यायालयों को नहीं। तो अब बताना है कौन कौन सा सही है और कौन कौन सा गलत है। इसमें सही है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1 और 2 सही है, ठीक। न्यायिक समीक्षा की शक्ति उच्चतम न्यायालयों के साथ साथ उच्च न्यायालयों को भी प्राप्त है, ठीक है। एक मेजर चीज़ ये है कि न्यायिक समीक्षा का संविधान में कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है, न्यायिक समीक्षा शब्द का, ठीक। और दूसरी चीज़, यह संविधान के आधारभूत ढांचे का भी एक भाग है, यानी कि इसमें जो है किसी भी प्रकार का संसद के माध्यम से संशोधन या कमी नहीं की जा सकती या इसे हटाया नहीं जा सकता, किसे, न्यायिक समीक्षा शब्द को। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा उपराष्ट्रपति के बारे में है, क्वेश्चन नंबर 47। क्या कहता है ये क्वेश्चन कि उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का संकल्प केवल राज्यसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। दूसरा कथन है कि उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने के लिए संसद के दोनों सदनों के कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से एक संकल्प पारित किया जाना अनिवार्य है। तो अब बताइए कौन कौन सा सही है। इसमें सही है ऑप्शन ए, यानी कि केवल एक सही है, ठीक। दूसरा कथन इसलिए गलत है कि यह जो है उपराष्ट्रपति को जो है राज्यसभा के जो है
राज्यसभा से विशेष बहुमत से पारित करना अनिवार्य है उपराष्ट्रपति के पद से हटाने के लिए, लेकिन लोकसभा के साधारण बहुमत द्वारा। किसके द्वारा? लोकसभा के साधारण बहुमत द्वारा। ठीक, राष्ट्रपति के तो राज्यसभा के तो विशेष बहुमत से, विशेष या फिर एक सेकंड, विशेष नहीं बोलेंगे यहाँ पे, इसे बोलेंगे पूर्ण बहुमत। ठीक, एक सेकंड, हाँ आप देखिए, राज्यसभा से पूर्ण बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव द्वारा और लोकसभा से साधारण बहुमत से। ठीक, इन माध्यमों से इसे हटाया जा सकता है। ठीक है, बाकी इसके लिए जो है इसे 14 दिन पहले सूचना भी देनी चाहिए। ठीक, इसके लिए 14 दिन पहले, इस ऐसे प्रस्ताव को लाने के ठीक 14 दिन पहले जो है उपराष्ट्रपति को इस संबंध में सूचना दिया जाना भी अनिवार्य है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 48। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 48? यह है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950। ठीक, अक्सर हम लोग 1951 के बारे में देखते हैं, आज 1950 से सामना हो रहा है। तो चलिए देखते हैं कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 में निम्नलिखित में से किन से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया। पहला है कि लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में सीटों का आवंटन। दूसरा है चुनाव के उद्देश्य से निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन। तीसरा है लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव में निर्वाचकों की अर्हता। और चौथा कथन है कि राज्य विधानसभाओं की सदस्यता के लिए अनिवार्य अर्हताएं और निरर्हताएं। तो अब नीचे कूट दिया हुआ है, कूट देख करके सही बताइए कौन सा सही है। इसमें सही है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1, 2, 3 तीनों कथन ही सही है। तो एक बार देख लेते हैं हम लोग क्या क्या दिया है। देखिए, पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1950 या लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 में क्या क्या प्रावधान दिए हुए हैं, ये हम लोग एक झलक देख लेते हैं थोड़ा जल्दी में, क्योंकि टाइम बढ़ता जा रहा है। पहला तो ये है, आपको दिया ही है स्पष्ट रूप से, यानी कि लोकसभा एवं राज्यसभा की विधानसभाओं और लोकसभा और राज्यसभा की विधानसभा में सीटों का आवंटन स्पष्ट रूप से दिया है। साथ ही विधान परिषदों के में भी सीटों के आवंटन का प्रावधान करता है यह अधिनियम। ठीक, दूसरा है कि यह अधिनियम जो है राष्ट्रपति को यह शक्ति प्रदान करता है कि वह निर्वाचन आयोग से परामर्श करने के पश्चात लोकसभा एवं राज्यों की विधानसभाओं और विधान परिषदों में ठीक सीट भरने के लिए विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन को सीमित कर सकता है। यानी कि ये बात ठीक, ये सॉरी कथन 2, कथन 3 नहीं, एक सेकेंड, ये तो स्क्रीनशॉट हो गया, ये कथन 2 की बात की गई। ठीक, परिसीमन के बारे में। नेक्स्ट है क्या, यह संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों और विधानसभा एवं विधान परिषद निर्वाचन क्षेत्रों के लिए निर्वाचकों का पंजीकरण करता है और ऐसे पंजीकरण के लिए योग्यता और अयोग्यताओं का भी निर्धारण करता है। यानी कि कथन 3, यह मतलब क्या हुआ कि तीनों कथन तो हमारे सही है। और यह सब कहाँ है, तो यह सब पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1950 में दिए हुए हैं। इसके अलावा एक अन्य अधिनियम भी है, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, 1950 के अलावा 1951। तो इसके बारे में भी देख लेते हैं, इसमें किस किस बारे में प्रावधान किया गया। तो सबसे पहला प्रावधान है, जरूरी है ये सब इसलिए इम्पोर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा, डिस्कस करना ज़रूरी है भाई, सब चीज़ छोड़ करके नहीं भागा जा सकता। देखिए टाइम थोड़ा बढ़ जाए, लेकिन जो ज़्यादा चीज़ें ज़रूरी हैं और सामान्यतः नहीं नज़रों के सामने आती हैं, ठीक है, उन्हें देखना ज़रूरी है। क्या पता ऐसा ना हो कहीं कि इनसे सामना हमारा सीधे एग्ज़ाम में हो, अभी तो हम छोड़ दें, तो नहीं छोड़ते हैं हम लोग, क्यों छोड़े भाई। चलिए देखते हैं पहला प्रावधान क्या है। तो संसद और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों की अर्हताएं और निरर्हताएं निर्धारित करता है। कौन सा है, पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951। ठीक, दूसरा है आम चुनाव की अधिसूचना भी इसी अधिनियम के द्वारा जारी की जाती है। तीसरा है चुनाव के संचालन के लिए प्रशासनिक मशीनरी का निर्धारण भी इसी अधिनियम के तहत किया जाता है। चौथा है राजनीतिक दलों का पंजीकरण, वह भी जो है पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951 में ही होता है। पांचवा है
मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों के लिए कुछ सामग्रियों की निःशुल्क आपूर्ति। ठीक, 5वां पाठ। 6वां है चुनाव संबंधी विवाद का निर्धारण भी इसी से किया जाता है। और 7वां है भ्रष्ट आचरण और चुनावी अपराध से संबंधित विषयों का भी इसी में व्याख्या किया गया है। ठीक, एक बार फिर से रिकॉल कर लीजिए। देखिए, संसद पहला क्या है, संसद और राज्य विधानसभा के सदस्यों के लिए सदस्यता के लिए अर्हताएं और निरर्हताएं। ठीक, दूसरा है आम चुनाव की अधिसूचना। तीसरा है चुनाव संचालन के लिए प्रशासनिक मशीनरी। चौथा है चुनाव का संचालन। 5वां है राजनीतिक दलों का पंजीकरण। 6वां है मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों को कुछ सामग्रियों की निःशुल्क आपूर्ति। ठीक, 6वां चुनाव संबंधी विवाद है और 7वां भ्रष्ट आचरण और चुनावी अपराध से संबंधित है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 49 क्या है ये, तो चुनाव के संदर्भ में आदर्श आचार संहिता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या से सही नहीं है। ठीक, तो चलिए देखते हैं क्या है। पहला कथन है कि निर्वाचन आयोग द्वारा 1951 में पहली बार प्रभावी ढंग से आदर्श आचार संहिता का उपयोग किया गया था। दूसरा है कि यह निर्वाचन आयोग के परामर्श से उच्चतम न्यायालय द्वारा तैयार किए गए दिशा निर्देशों का एक समुच्चय है। तीसरा कथन है कि यह निर्वाचन आयोग द्वारा उम्मीदवारों के नामांकन दाखिल करने की अधिसूचना जारी करने के पश्चात तात्कालिक रूप से प्रभावी हो जाती है। तो अब बताइए कौन सा सही है। ये देख लीजिए, इसमें पूछ रहा है कौन सा सही नहीं है, ये बताना है। तो अब इनमें से कौन सा सही नहीं है, इसका चुनाव यहाँ पर सही उत्तर के रूप में करना है। ये सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, कंफ्यूज मत होइए, पूछ क्या रहा है, सही नहीं है। तो अब बताइए कौन सा सही नहीं है। ठीक है, ऑप्शन से एक बार फिर से पढ़ लीजिए आप लोग, कन्फ्यूजन हो रहा हो तो। इसमें सही आंसर है आंसर नंबर डी, यानी कि तीनों के तीनों कथन ही सही नहीं है, गलत दिए हुए हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो पहला कथन क्या कह रहा है कि 1951 में नहीं, 1951 में नहीं। इसका प्रथम बार प्रयोग कब किया गया था, 1991 में। कब, तो 1991 में इसका प्रयोग चुनाव आयोग द्वारा किया गया था। ठीक है, दूसरा कथन क्या है कि निर्वाचन आयोग के परामर्श से उच्चतम न्यायालय द्वारा तैयार किया गया। नहीं, यह जो है राजनीतिक दलों द्वारा आपसी सहमति से 1968 में बनाया गया एक आदर्श आचार संहिता या फिर नियमों को बनाया गया था, जिसे आदर्श आचार संहिता कहा गया था। ठीक है, तीसरा कथन क्या है कि यह निर्वाचन आयोग द्वारा उम्मीदवारों के नामांकन दाखिल करने की अधिसूचना जारी करने के पश्चात नहीं, यह चुनाव की घोषणा के तुरंत पश्चात लागू हो जाता है। ठीक है, चुनाव की घोषणा के तुरंत पश्चात ही लागू हो जाता है। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने आज के अंतिम क्वेश्चन की तरफ। क्या है हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन, यह है कि भारत के निर्वाचन आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर, ऐसे बड़ी बहादुरी के साथ आप लोग रुके हैं अभी तक। चलिए देखते हैं। भारत के निर्वाचन आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का गठन 1977 में एक बहुसदस्यीय निकाय के रूप में हुआ था और तब से यह बहुसदस्यीय निकाय बना हुआ है। दूसरा कथन है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों को चुनाव से संबंधित सभी निर्णय लेने हेतु समान शक्तियां प्राप्त हैं। तीसरा कथन है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक समिति की सलाह पर की जाती है, जिसमें प्रधानमंत्री और लोकसभा में विपक्ष के नेता शामिल होते हैं। तो सही आंसर बताइए कौन सा है। ठीक है, इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि केवल 2 सही है। ठीक, बाकी दोनों गलत है। क्यों गलत है देख लेते हैं हम लोग फटाक से, या तुरंत या जल्दी से। पहली चीज़, इसे बहुसदस्यीय निकाय जो है इलेक्शन कमीशन को कब बनाया गया, तो ये बनाया गया था 1989 में पहली बार। ठीक है, लेकिन जो है चुनाव के 1989 के बाद चुनाव हुआ है, उसके तुरंत बाद इसे फिर से जो है एकल सदस्यीय बना दिया गया था। ठीक, लेकिन पुनः दोबारा से 1993 में इसे बहुसदस्यीय निकाय बनाया गया और अब तक यह बहुसदस्यीय निकाय बना हुआ। बहुसदस्यीय निकाय कहने का आशय यह है कि चुनाव आयोग में कितने सदस्य होते हैं,
एक तो अध्यक्ष होता है चुनाव आयोग में, और दूसरा अध्यक्ष या जिसे मुख्य निर्वाचन आयुक्त बोलते हैं, दूसरे दो अन्य निर्वाचन आयुक्त शामिल होते हैं, निर्वाचन आयुक्त शामिल होते हैं। ठीक, निर्वाचन आयुक्त। अब देखते हैं क्या है। दूसरा तो सही है हमारा। दूसरा क्या है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों को चुनाव से संबंधित निर्णय लेने हेतु तो समान शक्तियाँ प्राप्त है। तो हाँ भैया, समान शक्तियाँ प्राप्त है। ठीक है। तीसरा कथन क्या है, तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति से संबंध में यह बात की जा रही है। तो देखिए, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति किस प्रकार की जाती है, तो यह जो है सत्तारूढ़ दल, यानी जो दल पावर में रहता है, जो पार्टी जिसकी सरकार रहती है, वही जो है अपने हिसाब से आयोग के सदस्यों को नियुक्त कर लेता है। ठीक है, सिंपल सी बात यह है। हालांकि इस प्रक्रिया को बदलने के लिए सुझाव दिया गया, लेकिन उसके बारे में अभी फ़िलहाल चर्चा नहीं करते हैं। ठीक है, यह नियुक्ति की जाती किसके द्वारा, तो केंद्रीय सरकार के द्वारा यह नियुक्ति कर दी जाती है। इसके लिए किसी समिति की सिफारिश की ज़रूरत नहीं है। बस कल हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 51 से, यानी कि कल का मतलब अपने नेक्स्ट लेक्चर में। बस अंत में यही रिक्वेस्ट है आपसे कि हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर। बाकी मित्रों, थैंक यू इतनी देर तक साथ बने रहने के लिए, और यह पूरा पेपर आज का ख़त्म करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। THA क्या होता है, थैंक्स की स्पेलिंग, ये मुझे आप लोग अगले लेक्चर में बताइएगा। चलिए, आज के लेक्चर में फ़िलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।